हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज बेसिकली हम लोग जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उनके सेकंड चैप्टर करेंगे। कुछ डिले हो गई है, इकोनॉमिक्स के जो रेगुलर वीडियोस आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो अब हम लोग जो है बिल्कुल भी रोज ही आप लोगों को रेगुलरली आपको इकोनॉमिक्स के वीडियोस मिलेंगे। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो पहले आप लोग सीक्वेंस में देखिएगा, क्योंकि सीक्वेंस में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने सीक्वेंस इस वीडियो को नहीं देखा तो आपको जैसे जैसे बीच में देखोगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आज हम लोग नेशनल इनकम के सेकंड चैप्टर करेंगे। तो जो भी हमारा सेकंड चैप्टर है पूरा कोशिश हो गई इसी वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है डोमेस्टिक टेरिटरी। देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है। नॉर्मल लैंग्वेज हम बोलते हैं भैया एक पॉलिटिकल फ्रंटियर है, भारत का जो नक्शा है वो जो मैप है जहां पे बाउंड्रीज है भारत की, तो हम कहते हैं भैया उसको डोमेस्टिक टेरिटरी है, जहां पर फ्रीली जो भी हमारे मूवमेंट्स है वो हो सकती है। लेकिन जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए समझते हैं तो उसमें जो है वाइडर सेंस में पढ़ते, तो हमको समझना पड़ेगा कुछ ऐसे एरियाज भी है जो भारत की बाउंड्री में नहीं है लेकिन वो फिर भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे टेरिटरी में है लेकिन वो फिर भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होते। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं वो यहाँ पे हमको समझना है अच्छे से। तो यहाँ पे कह रहा है कि एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर, जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है उसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी टेरिटरी है, जगह है जिसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करते हैं। तो पहला यहाँ पे ध्यान रखना, तीन चीजें अच्छे से पता होना चाहिए। पहला कह रहा है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड, कह रहा है ना ओन्ड, जो भी हमारा नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। कोई भी ऐसे शिप है, एयरक्राफ्ट है जो ये दो देशों के बीच में मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वो किसकी टेरिटरी माने जाएंगे, जिस देश की उस पे ओनरशिप होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एयर इंडिया है, ठीक है, एयर इंडिया हमारा एयरक्राफ्ट है। अगर एयर इंडिया है तो भैया कहाँ का है, वो इंडिया का है। वो कहीं पर भी, चाहे वो रशिया जाए, चाहे वो जापान जाए, चाहे वो श्रीलंका जाए, कहीं पर भी जाए, लेकिन वो किसकी टेरिटरी माने जाएंगे, भारत की टेरिटरी में। क्यों? क्योंकि जो भी एयर इंडिया का ओनर है वो कहाँ का है, इंडिया का है। उसी तरह से अगर कोई सिंगापुर एयरवेज है, वो चाहे कहीं पे भी मूव करे, वो किसकी टेरिटरी माने जाएंगे, सिंगापुर की टेरिटरी में। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी शिप्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, जिनका ओनरशिप जिस देश के रेजिडेंस में होता है, समझ में, चाहे वो कहीं पे भी मूव करे लेकिन वो उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आते हैं। दूसरा कह रहा है कि फिशिंग वेजल्स, ऑयल एंड नेचुरल रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। समझ में, कोई भी इंटरनेशनल वाटर्स है जहां पे मतलब जैसे कि शिप जा रहे हैं, तो वो क्या होते हैं कि कहीं पे भी मूव करते हैं, लेकिन वो किस देश की टेरिटरी में आएंगे, जिस देश की टेरिटरी में आएंगे, जिस मान लो शिप है कोई, तो उस शिप की ओनरशिप किसके पास है, समझे, उस जिस शिप की ओनरशिप जिस देश के पास होगी वो उसी देश की टेरिटरी में आएंगे, चाहे वो कहीं पे भी मूव कर रहे हो। तीसरा कह रहा है यहाँ पे, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जितने भी एम्बेसीज होते हैं, कंसल्टेट्स होते हैं, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट होते हैं, समझ में, ये कहीं पर भी लोकेटेड हो लेकिन जिस देश के हैं वो उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि इंडिया की इंडियन एम्बेसी है, वो कहाँ पे, अमेरिका में सिचुएटेड है कहाँ पे, किसके घर के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, लेकिन फिर भी वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे, भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। इसी तरह से जापान की जो एम्बेसी है वो इंडिया के अंदर है, वो इंडिया के घर में है, इंडिया टेरिटरी में है, बट फिर भी वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे, वो जापान की ही टेरिटरी में आएंगे। उसी तरह से जो कंसल्टेंट्स होते हैं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट होते हैं, वो किसी भी देश में सिचुएटेड हो लेकिन जिस देश से रिलेटेड है, जिस देश की एम्बेसी है, वो उनके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो पूरा पॉलिटिकल फ्रंटियर तो समझ में आ ही गया, जो पूरा मैप है वो तो पूरा भारत में आता ही है, लेकिन इसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे टेरिटरी में नहीं है लेकिन फिर भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी हमारे भी आएंगे, तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, जिसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि एम्बेसी, कंसल्टेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो फॉरेन कंट्री के, हमारे इंडिया में सिचुएटेड है, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में है, लेकिन फिर भी वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगे, जिस देश के हैं, जैसे एम्बेसी हो गया, कंसल्टेंट हो गया, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो गया। जैसे बताया कि हमारे जो एम्बेसीज है वो दूसरे देश में होंगे तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। तो उसी तरह से जो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है लेकिन वो दूसरे देश के है, तो वो दूसरे देश की ही टेरिटरी में आएंगे, वो भारत की टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होंगे। दूसरा कह रहे हैं जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे यूएनओ हो गया, WHO हो गया, IMF हो गया, वो सब जो है
किसी भी देश में सिचुएटेड हो, लेकिन वो सारे किस में आते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के आते हैं, उस देश की बाउंड्री में नहीं आएंगे, उस देश की टेरिटरी के अंदर नहीं आएंगे। तो ये आपका पूरा जो डेफिनेशन था वो क्या था, डोमेस्टिक टेरिटरी का हमने कंसेप्ट पढ़ा। तो अब थोड़े से हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, आपकी बुक में भी दे रखा है कि कह रहा है कि एक कंपनी है, कह रहा है ना कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय रशिया। अब देखिए क्या हमने कोई कंपनी से रिलेटेड चीजें पढ़ी, नहीं, कि कंपनी जहां पर है, जिस देश में है, वे उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी मान लीजिए, क्योंकि ना कोई एम्बेसी है, ना वो कंसल्टेंट है, ना कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। तो कंपनी कह रहा है इन इंडिया के अंदर है, लेकिन ओनरशिप किसके पास है, रशिया के पास है। तो लेकिन कंपनी तो इंडिया में है, तो वो क्या माना जाएगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही माना जाएगा। कह रहा है इन इंडियन कंपनी है, वो जापान में है, तो किसकी होगी, वो जापान के ही टेरिटरी में आएगा, भारत की टेरिटरी में नहीं आएगा। कह रहे ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, विदेशी कोई बैंक है, वो कहां पर है, इंडिया के अंदर है, तो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही माना जाएगा। रशियन एम्बेसी, अब देखो एम्बेसी आ गई है, एम्बेसी कहां पे है, इंडिया में, लेकिन वो एम्बेसी कहां की है, रशियन एम्बेसी है, तो क्या वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, बिल्कुल नहीं। एम्बेसीज, कंसल्टेट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो कहीं पर भी सिचुएटेड हो, जिस देश की है उन्हीं देश की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। तो ये कहां पे आएगा, हमारे भारत के टेरिटरी में नहीं आएगा, ये रशिया के टेरिटरी में आएगा। फिर कह रहा है इंडियन एम्बेसी, और वो कहां पर, लंदन में है। अब एम्बेसी कहां की, इंडियन है, चाहे वो जहां मर्जी सिचुएटेड हो, भैया वो इंडियन टेरिटरी का ही हिस्सा है। कह रहा ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहां पर है, यूएसए के अंदर है, कोई एम्बेसी नहीं है, कोई कंसल्टेंट नहीं, कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो चाहे ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, बट है कहां पे, यूएसए के, तो यूएसए की टेरिटरी माना जाएगा, हमारी टेरिटरी में नहीं आएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, एम्बेसीज नहीं है, कंसल्टेंट नहीं है, तो इंडियन टेरिटरी में आएगा। कह रहा ऑफिस ऑफ टाटा इंडस्ट्री इन जापान, जापान के अंदर है टाटा इंडस्ट्री, भैया वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा, हमारी टेरिटरी में वो नहीं माना जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पे भी कोई भी मतलब कंपनी है, कोई ब्रांचेस है, कोई बैंक है, जहां पर है वो उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। लेकिन कुछ चीजें हमने देखा कि जो जहां की होती है वहां आता है, ना कि जहां पे सिचुएटेड होता है वहां कौन कौन सी चीजें पे हमने देखा कि शिप्स देखा हमने, एयरक्राफ्ट देखा, ठीक है, और दूसरा जो एम्बेसीज थे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थे, कंसल्टेंट थे, ये सब जो है जिस देश से रिलेटेड होते हैं वो वहां के टेरिटरी में आते, भले वो कहीं पे भी सिचुएटेड हो। लेकिन जो ऑफिसेज है, कंपनी है, जो बैंक के ब्रांचेस है, वो जिस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में सिचुएटेड है वो वहीं के ही टेरिटरी में आएंगे, ना कि दूसरे देश की टेरिटरी में आएंगे। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपका पूरा जो कंसेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी का क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नॉर्मल रेजिडेंट की तरफ। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें नॉर्मल रेजिडेंट है। देखिए नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए जो कुछ क्राइटेरिया है वो हमको समझना पड़ेगा। बच्चों को सिटीजन और रेजिडेंट में काफी कंफ्यूजन होती है, तो इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। तो पहला कह रहा है कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री रेफर टू एन इंडिविजुअल, हो सकता है वो इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कह रहा है हु ऑर्डिनरी रिसाइड द कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। दो चीजें याद रखना है कि वो जो भी रहे वो उस देश में रहता होना चाहिए, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी क्या होना चाहिए, उसी देश के अंदर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं भारत के अंदर रह भी रही हूँ, ठीक है, आगे पढ़ेंगे 1 साल से ज्यादा, और मैं भारत में ही पैसा कमा रही हूँ, भारत में ही पैसे खर्च कर रही हूँ, तो मैं क्या बन गई, भारत की नॉर्मल रेजिडेंट बन गई। तो कह रहा है नॉर्मल रेजिडेंट में बोथ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है ना कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यहाँ पे दो चीजें है। पहला क्या, द रेजिडेंट लिव्स और लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि वो जो पर्सन है वो उस देश की टेरिटरी में रहता होना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा मैंने बताया उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी कि वो अर्न भी वही कर रहा है, स्पेंड भी वही कर रहा है, एक्यूमुलेट भी कर रहा है जहां पर वो रह रहा है। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगा तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अब थोड़ा सा हम एक चीज ध्यान से देखते हैं रेजिडेंट के लिए, एक चीज कि यहाँ पे कह रहा है कि जो रेजिडेंट है, कह रहा है ना कि इकोनॉमिक कंसेप्ट है, क्यों, क्योंकि रेजिडेंट के लिए कमाना वहां पे बहुत जरूरी है, अर्निंग जो है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका वहां पे रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इफ ही ऑर्डिनरी रिसाइड इन द कंट्री ऑफ अ पीरियड मोर देन 1 ईयर एंड द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। देखिए दोनों चीजें कि वो 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए वहां पर है, 1 साल से कम टाइम के लिए रहेगा तो वो वहां का रेजिडेंट नहीं होगा। कम से कम क्या होना चाहिए, 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए उसका रहना होना चाहिए और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होनी चाहिए, तो ही वो उसके अंदर रेजिडेंट के अंदर आएगा। तो अब कह रहा है कि व्हाट नॉट टू बी इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है। ये सारी बातें जो पढ़े हम रेजिडेंट के बारे में पढ़े, रेजिडेंट में किसको इंक्लूड नहीं करना है। तो पहला कह रहा है कि फॉरेन विजिटर्स इन कंट्री ऑफ हॉलीडे,
अगर कोई हॉलिडे के लिए वे घूमने के लिए आए, बहुत सारे लोग एक दूसरे देश में जाते हैं, हम भी जाते हैं, आप दूसरे देश के लोग भी हमारे आते हैं। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया है, समझ आए, कोई अपने आप को घूमने फिरने के लिए गया है, तो वो जो है इसके अंदर नहीं आएंगे नॉर्मल रेजिडेंट। दूसरा कह रहा है क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेजल्स, सीजनल वर्कर इन द कंट्री हु स्टे फॉर लेस देन 1 ईयर। अगर क्रू मेंबर रह रहा है लेकिन वो 1 साल से कम टाइम के लिए रहते हैं तो वो भी रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। लेकिन 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए हो जाएगा तो फिर वहां के रेजिडेंट बन जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि वो लेस देन 1 ईयर है या मोर देन 1 ईयर है, उसके हिसाब से उनका डिसाइड होगा। दूसरा कह रहा है कोई फॉरेनर एम्प्लॉय आर कंसीडर एज ए रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विच दे बिलोंग एंड नॉट फॉर द इंटरनेशनल एरियाज। ये भी बताया था मैंने, कोई फॉरेनर है एम्प्लॉय कंसीडर एज रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विच दे बिलोंग, जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां के रेजिडेंट वो माने जाएंगे। एग्जाम्पल दे रखा है, ध्यान से देखना कि एक अमेरिकन वर्किंग है ना, अमेरिकन वर्किंग इन यूएनए ऑफिस, यूएन के ऑफिस में है, लोकेटेड कहां पे, इंडिया में, विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। तो वो कहां के माने जाएंगे, यूएन का ऑफिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन कहां का है, अमेरिका का, लेकिन वो ऑफिस कहां पे, इंडिया के अंदर है, तो कौन मानेगा, इंडिया के ही रेजिडेंट माने जाएंगे। लेकिन अगर वो उस ऑफिस में मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए काम करता है, वहां पे इंडिया में ही 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए रह रहा है, तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएगा। ध्यान रखना कि वो कम से कम 1 साल से कम टाइम के लिए अगर रहेगा तो ही वहां का रेजिडेंट नहीं बनेगा। वो 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए हो जाएगा, समझ आए, क्रू मेंबर हो चाहे कोई भी इंटरनेशनल ऑफिस के अंदर मेंबर्स रहते हो, लेकिन अगर वो 1 साल से ज्यादा किसी भी देश में रह जाते हैं तो वो वहां के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे। फिर वो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसके रेजिडेंट नहीं रहेंगे, सिटीजन तो वो रहेंगे। बताऊंगा सिटीजन का भी कंसेप्ट, सिटीजन तो वो भैया उसी देश के हैं जहां से वो आए हैं, बट रेजिडेंट जो है वो वहां के बन जाएंगे जहां पे वो 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए रह जाते हैं और उनका इनकम का सोर्स, कमाना, खर्च करना, जमा करने सब उसी कंट्री में हो रहा है, तो वहां के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाते हैं। तो आई होप आपको नॉर्मल रेजिडेंट का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा सिटीजन की तरफ आए थे कि सिटीजनशिप क्या होती है, जिसको हिंदी में नागरिकता कहते हैं, कि नागरिकता क्या होती है। देखिए, एक पर्सन एक देश का नागरिक हो सकता है, दूसरे देश का नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जिस देश का सिटीजन होगा उसी देश का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। बहुत से लोग हैं जो इंडियन सिटीजनशिप है लेकिन वो दूसरे देश के रेजिडेंट बन गए हैं, या दूसरे देश के सिटीजन है और भारत में आके रेजिडेंट बन गए हैं। तो रेजिडेंसी जो है उनके डिपेंड करता है उनके 2 चीजों पे, एक तो कितने 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए वहां पे रह जाए और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी कि पैसा कमाते भी हो, खर्च भी करते हो, तो वहां के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे। तो अब सिटीजनशिप का मतलब समझते, कह रहा है लीगल कंसेप्ट है, इंडियन सिटीजन कैन बी अराइज 2 वेज। देखिए, भारत के नागरिक की बात करें तो 2 तरीके से बन सकते हो, या तो आप बॉर्न भारतीय हो, यानी कि हम लोग क्या है इंडिया में ही पैदा हुआ, हमारे पेरेंट्स इंडियन थे, तो ऑटोमेटिकली पैदा होते ही हमको भारत की क्या मिल गई, सिटीजनशिप मिल गई, दैट इज अ बॉर्न हो गया। तो कह रहे व्हेन अ पर्सन इज बॉर्न इन इंडिया ही अक्वायर ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। हम बन गए ना इंडियन, हम 18 साल के, हम वोट दे सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स ले सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम बाय बॉर्न ही क्या है, भारत के नागरिक बन गए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, कि वो बाहर पैदा हुए इंडिया के, अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। आपको पता है दूसरे देश में भी जैसे हमारे लोग नागरिकता ले लेते हैं, तो वो दूसरे लोग भी हमारे भारत में आके अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए, और इंडियन लॉ अगर अलाउ कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, भारत के सिटीजन बन जाते हैं। तो एक होती है आप बाय बॉर्न हो, दूसरा है आप एप्लीकेशन देके अप्लाई करके, और हमारा इंडियन कानून अगर उसको परमिशन दे देता है तो भारत के नागरिक ऑटोमेटिकली बन जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं भारत के नागरिक, तो मैं भारत की सिटीजनशिप है तो मेरे पास मैं रेजिडेंट भी हूँ। हो सकता है भारत की सिटीजनशिप और मैं कहीं अमेरिका में जाके पैसा कमाने लगती, वहीं पे मैं रहने लग जाती, तो मैं वहां की नॉर्मल रेजिडेंट बन गई, पर सिटीजन अभी भी मैं क्या हूं, भारत की ही हूं। समझ में आए? तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कह रहा है यहाँ पे कि सिटीजन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री। सिटीजनशिप की जरूरत नहीं है कि भैया वो जो है रेजिडेंट भी वहीं पे हो। जैसे कह रहे हैं इंडियंस working in an organization such as WHO, IMF, foreign embassy located in our country would be normal resident of India। कहना कि Indians working in organization, Indians है working, IMF, foreign embassy located in our country would be normal resident of India। कह रहा border workers who cross the border daily for work, काम के लिए, वर्क के लिए, नेपाल के हमारे यहाँ पे वीजा नहीं लगता, तो नेपाल लोग जाते हैं दिन में काम करके वापस, कह रहे will be normal resident of the country in which they live, not where they are working। समझे? बॉर्डर वर्कर जो क्रॉस करके पड़ोसी में जाते काम करते हैं, तो वो कहाँ के माने जाएंगे, कहाँ के माने जाएंगे नॉर्मल रेजिडेंट, कि जिस देश में रहते हैं, ना कि जहां पे वो कमाते हैं।
ऑफिसर्स हो गए, डिप्लोमैट्स हो गए, मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस हो गए, विल बी रिसाइड ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग, नॉट दे आर एम्प्लॉयड। जहां से वो बिलोंग करते हैं उनके माने जाएंगे, ना कि वो एम्प्लॉयड है। इनके लिए डिप्लोमैट्स, ऑफिसर्स, मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, उनकी बात हो रही है, वो कहाँ के रेजिडेंट मानेंगे, जिस देश से वो बिलोंग करते हैं, ना कि जहां पर वो एम्प्लॉयड है। तो ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है रेजिडेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए आपका रेजिडेंट और ये जो है हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। देखिए यहाँ पे हमें कंसेप्ट समझना है, बाकी जो न्यूमेरिकल है हमारा थर्ड चैप्टर से स्टार्ट होता है, बट कहीं ना कहीं जो चीजें हैं यही से आपको क्लियर होगी, तो ही आप थर्ड चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स को अच्छे से क्लियरली कर पाओगे। अब यहाँ पे फिर से हमको दो चीज पढ़नी है, एक होती है फैक्टर इनकम, एक होती है ट्रांसफर इनकम। देखो फैक्टर इनकम क्या होता है, जो अर्निंग नेचर का होता है, जैसे हमने कुछ दिया तो बदले में हमको कुछ मिला, समझ आए। जैसे हाउस होल्ड जो है, मैंने बताया ना 4 चीजें देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। इसको जो रिटर्न मिलता है, जैसे लैंड को क्या मिलता है, रेंट मिलता है, लेबर को क्या मिलती है, वेजेस मिलती है, कैपिटल क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो हमने सर्विस दी उसके बदले जो हमको मिला, दिस अ फैक्टर इनकम, समझ में आए। तो कह रहे फैक्टर इनकम रेफर टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप में, उसके बदले जो हमको रिटर्न मिला, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में, दैट इज अ फैक्टर इनकम। कह रहे इट रिसीव फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज देने के बदले हमें मिला है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। फैक्टर इनकम जो है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड, दोनों ही इसमें जो होता है हमारे फैक्टर इनकम, चाहे वो नेशनल इनकम हो, डोमेस्टिक हो, सभी में इसके क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। कैसे, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट। ये हमारा अर्निंग कंसेप्ट है। अर्निंग भैया इसको कमाना पड़ता है, इसको फ्री में नहीं मिलता। आप जब किसी को लैंड देते हो, लेबर देते हो, कोई भी आपने पैसा दिया, आपने एंटरप्रेन्योरशिप दी, तो जाके बदले में आपको उसका रिटर्न मिलता है, फ्री में नहीं मिलता। अर्निंग कंसेप्ट, कमाना पड़ता है, देना पड़ता है, तो बदले में कुछ आपको मिलता है, दैट इज अ फैक्टर इनकम। तो क्या क्या चीजें आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज देता है, बदले में उसको क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। ये क्या है, अर्निंग कंसेप्ट है, कमाना पड़ता है, और इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, कैलकुलेट जब हम नेशनल इनकम करते हैं। तो ये 4 चीजें जो है आपको फैक्टर इनकम में याद रखना है। दूसरा है ट्रांसफर इनकम, ये आपको भैया फ्री में मिलता है। कह रहा है कि ट्रांसफर इनकम रेफर टू इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस रिटर्न, कि आपने कुछ भी नहीं दिया, कोई सर्विसेज नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, फिर भी आपको बदले में नहीं मिल रहा, आपको वन साइडेड कंसेप्ट है ये, ठीक है, कि रिसीव करने वाले को बदले में कुछ भी देना नहीं पड़ता है। तो ये इसके लिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस में आपका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं था। कह रहे हैं इट डज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। इसको नेशनल इनकम में क्यों इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन आपको कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा। कह रहा वन साइडेड कंसेप्ट, एक साइड इसीलिए बोला था क्योंकि ऐसा नहीं हमने कुछ दिया तो बदले में हमको मिला, उसमें 2 वे था कि हमने दिया फिर हमको मिला। ये वन साइडेड है जिसमें हमको सिर्फ मिलता है, हम उसको देते नहीं है। इट कैन बी रिसीव्ड आइदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी से, या हम दूसरे देशों से भी इसको रिसीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, स्कॉलरशिप हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गए, ये सारे गिफ्ट्स हो गए, सारे ट्रांसफर इनकम के अंदर आते हैं। इट रिसिप्ट कंसेप्ट, देखो ये बहुत डिफरेंस है, वो अर्निंग तो हम कमाते हैं, ये सिर्फ क्या है, रिसिप्ट कंसेप्ट है, वन साइडेड कंसेप्ट है। और इसको कह रहा है ये रिसीव जनरली हाउस होल्ड या गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। समझ, अगर डिफरेंस पूछेंगे तो हम बता सकते हैं कि इसको नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते, इसको करते हैं, ये वन साइडेड है, ये 2 साइडेड है, ये रिसिप्ट कंसेप्ट है, ये अर्निंग कंसेप्ट है। एग्जाम्पल दे दोगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफर इनकम कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी क्वेश्चन में आया हुआ है। तो देखिए फाइनल गुड्स मतलब क्या होता है, 2 पर्पस होते हैं, या तो हम कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं या हम उसको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। ये ध्यान रखना कि आइदर यूज फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट की, या तो हम कंज्यूम कर लेते हैं या इन्वेस्ट कर लेते हैं। इसको हम आगे रीसेल पर्पज से नहीं खरीदते कि भैया हमने खरीदा फिर उसकी वैल्यू ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे और फिर हम उसको बेच देंगे, ऐसा हमारा बिल्कुल भी फाइनल गुड्स का एम नहीं होता है। तो ये कह रहा है कि फाइनल गुड्स जो है कौन कौन इंक्लूड, परचेज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड एज द मीन फॉर फाइनल और कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन के लिए हाउस होल्ड को द्वारा यूज किया जाता है। या कह रहे हैं गुड्स परचेज बाय द फर्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। तो इनको 2 लोग यूज करते हैं, एक हाउस होल्ड करते हैं अपने कंजम्पशन पर्पज को सेटिस्फाइड करने के, दूसरा जो फर्म करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, आगे फर्दर रीसेल के लिए इसको नहीं करते।
तो कह रहे एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स परचेज्ड बाय हाउसहोल्ड इज कॉल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। जो हाउसहोल्ड करते हैं फाइनल गुड्स पे खर्चा, उसे क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो कंज्यूम करने पे खर्चा कर रही हैं। तो कह रहे इसको नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि हमेशा फाइनल गुड्स की वैल्यू ही लेना चाहिए, जिससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो भी हम खरीदते हैं उसको आगे में रिसेल करना नहीं, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना नहीं, जो जैसा उसको उसी वे में हम यूज कर रहे हैं। कह रहे दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। देखो प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब क्या है? प्रोडक्शन बाउंड्री के से बाहर निकल चुका है, अब इसको और फर्दर प्रोडक्शन बाउंड्री में नहीं रहना, इसके और ज्यादा फॉर्म्स चेंज नहीं होंगे, ना इसको वैल्यू एडिशन होगा, बस जो भी था हम उसको यूज कर रहे हैं, अब उसको और ज्यादा प्रोडक्शन बाउंड्री में नहीं रखा जाएगा। एग्जाम्पल कह रहे हैं मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, कार परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट। तो कह रहे एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर। अगर जो भी फाइनल गुड्स पे जो कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है, उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना, जो हाउस होल्ड जो अपने एक्सपेंडिचर करता है कंजम्पशन पे, उसे कंजम्पशन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और जो फाइनल गुड्स पे जो प्रोड्यूसर करता है उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स का टोटल क्या हुआ? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड के द्वारा किया जाते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो फर्म के द्वारा किया जाते हैं। तो ऊपर डेफिनेशन है ना कि या तो कंजम्पशन के लिए यूज होता है या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है, उन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है? एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। तो यहाँ पे आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया कि फाइनल गुड्स हमारा क्या होता है, जो आगे फर्दर रिसेल नहीं होता, कोई न्यू वैल्यू एडिट नहीं होता, उसको हम डायरेक्ट या तो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए या हम कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो बिल्कुल इसको ऑपोजिट है, जो हम क्या करते हैं आगे उसको रिसेल पर्पज के लिए यूज करते, फर्दर उसको प्रोडक्शन करते उसी सेम ईयर में, उसको वैल्यू इंक्रीज करना हमारा एम होता है। तो वही कह रहा है इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होते हैं कि परचेज फॉर रीसेल, आगे हमने उसको रीसेल करने के ही पर्पज से खरीदा है, खुद यूज नहीं करेंगे ना कंज्यूम करेंगे। कह रहा है गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, अभी उसको और ज्यादा उसकी जो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रखना है, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो कह रहा है ना गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, कह रहा दे आर नेदर इंक्लूडेड नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। देखिए जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनको जो है हम इंक्लूड नहीं करते नेशनल डोमेस्टिक इनकम में, इसीलिए कि उससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है उसी को लेते, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं लेते। तो कह रहा है वैल्यू एडिड होता है इसके इंटरमीडिएट्स में, जैसे आपने एक आटा खरीदा, आटे से अपने ब्रेड बनाए, तो आटे से अपने ब्रेड बनाया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? समझ में आए? दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होता है, वो बाहर निकल चुका होता है। एग्जाम्पल दे रखा है मिल्क यूज इन डेयरी शॉप फॉर रीसेल, या कोई डेयरी शॉप वाले ने मिल्क खरीदा है, अगर वो उससे कर्ड बना सकता है, पनीर बना सकता है, तो उसको और ज्यादा उसकी वैल्यू को इंक्रीज करेगा, रीसेल करने के पर्पज से खरीदा है। अब क्वेश्चन यह आता है कि क्या एक ही गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसको यूज करने वाला कौन है। अगर मान लीजिए कि अगर उसी गुड्स को एक हाउस होल्ड यूज कर रहा है अपने कंजम्पशन के लिए, तो वो फाइनल गुड्स हो गया। उसी को अगर डेयरी वाला, जैसे मिल्क एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिल्क एग्जाम्पल ले लीजिए, मिल्क अगर उसको हाउस होल्ड खरीद रही है, वो क्यों करेंगे? अपने कंजम्पशन के लिए, चलो घर पे ले आया, उन्होंने बॉयल किया, पी लिया, बच्चों को पिला दिया, खत्म। लेकिन इसी मिल्क को डेयरी वाला खरीदता है, आगे उसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज करेगा, उसको वैल्यू को इंक्रीज करेगा, तब वो डेयरी वाले के लिए क्या है इंटरमीडिएट गुड्स, और हाउस होल्ड के लिए क्या है ये फाइनल गुड्स। तो गुड्स के कंजम्पशन उस पे यूजेस पे डिपेंड करता है, कौन इसको यूज कर रहा है, किस पर्पज के लिए यूज कर रहा है, उस पे यूज होता है कि वो फाइनल है या इंटरमीडिएट गुड्स है। तो एक ही गुड्स इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं, फाइनल भी हो सकते हैं, ऐसी कोई डिफरेंशिएट नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो कह रहा है कि कंजम्पशन गुड्स नाम से समझ आ रहा है कंजम्पशन के लिए यूज होता होगा। तो कह रहा है दीज आर दोज गुड्स विद इन द डायरेक्टली यूज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, जो डायरेक्टली कहते हैं इसको प्रत्यक्ष मांग, कि डायरेक्टली हमने उसको यूज किया, डायरेक्ट हमने उसको यूज किया, हमारी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जैसे हमको भूख लेके चलो जो ब्रेड खरीद लिया हमने, खा लिया, हमारी सेटिस्फेक्शन। कपड़े चाहिए हमको, कपड़े ले लिए हमने। ये क्या है? सारे कंजम्पशन गुड्स है जो डायरेक्टली कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को करता है सेटिस्फाइड। तो कह रहा है इसमें कितने तरह के गुड्स होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, जैसे टीवी खरीदते हैं हम, कार खरीदते हैं, ये सब क्या है 1 साल से ज्यादा इनकी लाइफ होती है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जिनकी बेसिकली 1 साल लाइफ होती है, जैसे हमारे कपड़े हो गए, हमारे शूज हो गए, ये 1 साल 1.5 साल ही लाइफ होती है, उनके बाद उनके खत्म हो जाते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट मतलब 1 ईयर। नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जिनको हम वंस एक बार ही कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि आपके ब्रेड हो गए, मिल्क हो गए, एक बार आपने कंज्यूम कर लिया, वी कैन नॉट यूज अगेन, दोबारा हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और चौथी हमारी सर्विसेज आती है, डॉक्टर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, बैंकिंग सर्विस, ये सारे हमारे क्या होते हैं कंजम्पशन गुड्स के अंदर
आते हैं जो हाउस होल्ड की डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है उनकी डिमांड्स को, ठीक है। अब हम आते हैं कैपिटल गुड्स। देखो कैपिटल गुड्स क्या होता है, इनकी बेसिकली इनडायरेक्टली डिमांड होती है, समझ है, इनको डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करते। तो कह रहा है दोज विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सर्वल ईयर्स विच आर हाई वैल्यू। समझ में आए? अब आपके दिमाग में आ रहा हो क्या कैपिटल गुड्स ही इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं? जी नहीं, इनकी वैल्यू जो है इंक्रीज नहीं होती, इनको फर्दर प्रोडक्शन में जो है उसको वैल्यू बढ़ाया जाता है, इनको इनकी हेल्प से प्रोडक्शन किया जाता है, क्या ना, विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इनको यूज किया जाता है, जो प्रोडक्शन के दौरान इनकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती है, प्लांट है, मशीनरी है, इनकी आइडेंटिटी नहीं खत्म होती, इनकी हेल्प से ये किया जाता है। तो मान लीजिए कपड़े की डिमांड बहुत बढ़ गई, तो कपड़े की जो डिमांड है वो तो क्या है आपकी कंज्यूमर गुड्स में, डायरेक्ट कंज्यूमर जो है कपड़े की डिमांड करता है, बट उस कपड़े को बनाने के लिए जिस मशीनरी की से बन रहा है, तो उस मशीनरी की डिमांड क्या हो गई? कैपिटल गुड्स। समझा? जिस मशीनरी की हेल्प से वो कपड़ा बन रहा है, तो इनकी जो डिमांड होती है वो इनडायरेक्ट कहती है, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं, बहुत साल इसको यूज किया जाता है, इनकी हाई वैल्यू होती है, और प्रोडक्शन के दौरान इनकी जो आइडेंटिटी है वो खत्म नहीं होती है, ये बार बार उनको यूज किया जाता है। तो ये हमारे कैपिटल गुड्स हो गए। नेक्स्ट है कि अब है डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन का मतलब समझ लिए पहले, तो इसका एक और नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो कहीं पे डेप्रिसिएशन दे रखा हो, कहीं पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे रखा होगा, तो कंफ्यूज हमको बिल्कुल भी नहीं होना है। तो इसमें आपको पता है जितने भी मैंने बताया था 11th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, कॉमर्स के स्टूडेंट स्पेशली, कि जो भी हमारे फिक्स एसेट्स होती है उनकी बाय द टाइम उसकी वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है, घटती रहती है। तो चाहे वो नॉर्मल वियर एंड टीयर के कारण हो, चाहे कोई एक्सीडेंटल रीजन हो, चाहे वो आउट ऑफ फैशन के कारण हो, आपको पता है चीजें फैशन बदल जाती है तो भी उसकी वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप 1 लाख की मशीनरी खरीदते हो, तो क्या 1 साल के बाद उसकी वैल्यू मार्केट में 1 लाख ही होगी? जी नहीं, क्योंकि हम इसको यूज कर लेते हैं, टाइम बीतने के कारण, आउटडेटेड कारण उसकी बाय द टाइम उसकी वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। जितनी वैल्यू उसकी कमी आती है हम क्या कहते हैं? भैया इतनी मशीनरी क्या हो गई? डेप्रिशिएट हो गई। समझ आए? तो यहाँ पे कह रहा है जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से, यानी कि ग्रॉस कोई भी एसेट्स जो है ग्रॉस में है, तो उसमें से डेप्रिशिएशन जब माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? नेट इन्वेस्टमेंट। समझ में? कि ग्रॉस और नेट में बेसिकली आपको समझना है किसका डिफरेंस होता है? डेप्रिसिएशन का, ग्रॉस में और नेट में। तो ग्रॉस में से हम क्या करेंगे? जब डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट आ जाएगा, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो ग्रॉस। तो ये आपको कंसेप्ट समझना है, आगे 3rd चैप्टर करेंगे तो ये आपको पता है ग्रॉस और नेट में किसका डिफरेंस होता है? डेप्रिसिएशन का। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। फिलहाल आपको अभी इतना ही समझना है, बाकी जो 3rd चैप्टर करेंगे तब उसको न्यूमेरिकल में कैसे यूज करना है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा दे रखा है आपको कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। आप सभी को पता है कि जो भी हम गुड्स से सर्विसेज यूज करते हैं उसके ऊपर हमें सरकार को जो टैक्स देना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं, है ना। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स तो किस पे लगता है? पर्सन पे, कंपनीज पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे तो इनडायरेक्ट टैक्स ही लगता है। तो मान लेते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स जो आईटी है, इनडायरेक्ट टैक्स हमारा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स यहां पे कर लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि सरकार को आपने 100 रुपए दिया। अब आपको प्रकार है सरकार भी हमको सब्सिडीज देती है, सिलेंडर के ऊपर कई तरह के सब्सिडीज। मान ली सरकार ने आपको 50 रुपए की सब्सिडी दे दी, आपने 100 रुपए सरकार को क्या दिया? इनडायरेक्ट टैक्स दिया। 50 रुपए तो भैया सरकार ने आपको भी सब्सिडी दे दी, तो नेट आपने कितना दिया? 50 रुपए। तो कैसे निकला? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, दैट इज अ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको फॉर्मूले में बेसिकली नेट इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए। तो अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा है तो इनडायरेक्ट टैक्स में से क्या करना है? आपको सब्सिडीज माइनस करना है ताकि आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाए। ये कंसेप्ट आपको आगे यूज होगा, इसीलिए आप इसको ये समझ लीजिए। नेक्स्ट है, मैंने नेट इन्वेस्टमेंट तो बता ही दिया कि ग्रॉस और नेट में किसका डिफरेंस होता है? डेप्रिसिएशन का। ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करते तो नेट आ जाता है, नेट से ग्रॉस में जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या करना है? ऐड करना है। तीसरा कंसेप्ट हमारा होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट जो है हमें अब्रॉड से कितनी इनकम आई है। तो मैंने बताया 2 तरह के होते हैं, एक होता है फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, कि हमने कितना रिसीव किया है अब्रॉड से और हमने कितना पे किया है अब्रॉड को। बात समझ में? रिसीव हमने कितना किया और कितना हमने पे किया, उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा आएगा नेट फैक्टर इनकम, नेट हमको कितना मिला है। तो मान लेते हैं कि हमने क्या करा कि 500 रुपए हमने फैक्टर इनकम रिसीव किया है। फैक्टर इनकम बताया था ना, जो हम सर्विसेज के बदले हमको मिलता है, हमने लैंड दिया, लेबर दिया। दूसरा हमने क्या करा? फैक्टर इनकम पेड है, उसमें से हमने 300 रुपए तो भैया अब्रॉड को पे भी करते, तो नेट हमको कितना मिला? 200 ही तो मिला।
तो याद रखना है कि फ्रॉम में से, रिसीव इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से टू यानी कि पे जो किया हमने वो माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये 3 कंसेप्ट अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, दैट इज अ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इन्वेस्टमेंट कैसे आता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो ग्रॉस और नेट में किसका डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन का। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलता है, इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड में से जो पेड है अब्रॉड को वो माइनस कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। इस चैप्टर में फिलहाल आपको इतना ही करना है। जो थर्ड चैप्टर है बिल्कुल रेगुलर आपको वीडियोस मिलती रहेगी, आप भी उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन को देखते रहना। तो बाकी जो थर्ड चैप्टर है बहुत इजीली, बहुत ही आराम से आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर भी मैंने अपने हिसाब से आपको पूरा कंसेप्ट बहुत डिटेल में समझाया। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।